7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख अफराद अपने हाथों में बांस की लाठियां लिए हुए यहां मौजूद थे। लाठियां लेने का मकसद किसी मुमकिना हमले से बचाव की तैयारी नहीं था, बल्कि ये मज़ाहमत का इस्तारा था। मजमे की तरफ से आज़ादी के हक में नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि इस दौरान एक फौजी हेलीकॉप्टर जायजा लेने के लिए ऊपर फजा में महवे परवाज था। विफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की तकरीर को बराह रास्त नशर करने की हतमी तैयारी कर रहा था। शेख मुजीब ने मजमे से खिताब करना शुरू किया। दर हकीकत ये महज एक सियासी तकरीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान में उस वक्त की फौजी हुक्मरानी के खिलाफ एक खुला चैलेंज था। बाद इस तकरीर को बरसगीर में सियासी रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तकरीरों में बड़ा मकाम हासिल हुआ। इस तकरीर के चंद रोज बाद पाकिस्तान के सदर याह्या खान इस मसले का सियासी हल तलाश करने ढाका पहुंच गए। फौरी तौर पर ऐसे इशारे मिल रहे थे कि याह्या खान मशरकी पाकिस्तान के अवाम को इक़्तिदार के हवाले करने के मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहे हैं। सैयद बदरुल इस्लाम अपनी किताब फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख मुजीब की बड़ी बेटी हसीना वाजिद ने उन्हें बताया कि फौज की जानिब से गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने एक वायरलेस पैगाम भेजकर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया। उसी रात 1 बजे के करीब पाकिस्तानी फौज के चंद एहलकार शेख मुजीब के घर 32 धान मंडी पहुंचे, जहां शेख मुजीब उनका इंतजार कर रहे थे। एक फौजी अफसर ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि शेख मुजीब हथियार डाल दें। थोड़ी देर बाद शेख मुजीब नीचे आ गए, जहां सिपाहियों ने उन्हें जीप में बिठाया और चले गए। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने वाली टीम के इंचार्ज ने वायरलेस पर पैगाम पहुंचाया कि पिंजरे में बड़ा परिंदा छोटा परिंदा उड़ गया। बदरुल एहसन लिखते हैं कि शेख मुजीब को 3 दिन तक छावनी के आदमजी कॉलेज में रखा गया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया और वहां उन्हें मियां वाली जेल में कैद रखा गया। शेख मुजीब तकरीबन 9 माह तक इसी जेल में रहे। दिसंबर 1971 में एक फौजी ट्राइब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसी दौरान पाकिस्तान का इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में आ गया, जिनके अहकामात पर मुजीब को मियांवाली जेल से निकालकर रावलपिंडी के करीब एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कुलदीप नैयर अपनी सवाने उम्री बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि मुजीब ने मुझे बताया कि एक दिन अचानक भुट्टो उनसे गेस्ट हाउस में मिलने आए। मुजीब ने उनसे पूछा, आप यहां कैसे? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का सदर हूं, लेकिन मुजीब ने उस पर कहा कि इस ओहदे पर मेरा हक है। इस पर भुट्टो सीधे अपने पॉइंट पर आ गए और पेशकश की कि अगर शेख मुजीब राजी हो जाए तो खारजा उमूर, दिफा और मवासलात के महकमे मिलकर चलाए जा सकते हैं। सात जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट पर गए। उन्होंने एक लफ्ज कहे बगैर मुजीब को अलविदा किया और मुजीब भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेजी से जहाज की सीढ़ियों पर चढ़ गया। 2 दिन लंदन में रहने के बाद मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में रुके। डॉक्टर कमाल हुसैन के मुताबिक उस वक्त के इंडियन सदर, वजीर आजम इंदिरा गांधी, उनकी पूरी काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और मगरबी बंगाल के वजीर आला ने शेख मुजीब का इस्तकबाल खुद आके दिल्ली के हवाई अड्डे पे किया। एक जलसे आम में मुजीब ने इंडिया का और इंडिया की अवाम का शुक्रिया अदा किया।
शेख मुजीब अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे, लेकिन स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे बंगाली जबान में तकरीर करने की दरखास्त की। दिल्ली में 2 घंटे क़याम के बाद मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन्होंने रेस कोर्स ग्राउंड में लाखों के हुजूम के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। शेख मुजीब ने इक़्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू की, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी और अकरबा परवरी को हवा मिली। अवाम में बेइत्मीनानी के साथ बंगला फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीब की रिहाइशगाह के ऊपर हमला किया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फोन मिलाया। जनरल शफीउल्लाह ने बाद में बताया कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने जनरल शफी से कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पे हमला किया है, इनको वापस आने का हुक्म दे। मैंने मुजीब से पूछा, क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं? बारह लोगों ने आर्मी चीफ के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि आप अपने मुल्क के सदर से ऐसे कैसे बात कह सकते हैं, और क्या आप सोच रहे थे कि वैसी सूरत हाल में घर से बाहर आए जब चारों तरफ गोलियां चल रही थी? घर पर हमले के बाद शेख मुजीब बालाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे जब फौजी एहलकारों ने उन पर फायरिंग की। मुजीब मुंह के बल गिरे। उनका पसंदीदा पाइप अभी तक उनके हाथ में था और उसके बाद उस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर उनके बाद उनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया, यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को मौत के घाट उतार दिया गया। उस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रहीं, क्योंकि वो उस वक्त घर में नहीं बल्कि जर्मनी में मौजूद थी। उन्हें और उनके अहले खाना को बेरहमी से मारा गया। बाद अज़ा उनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीब के अलावा बाकी सब मकतूल अहले खाना को एक कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया। मुजीब की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव तंगीपारा पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग उनकी नमाज़े जनाजा में शिरकत न कर सकें। फौजियों का इसरार था कि मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन किया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बज़िद थे कि मौत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि नहलाने के लिए साबुन दस्तयाब नहीं था और आखिर में उनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफना दिया गया। उस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं दे रही थी। गांव के बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त न कर सकी जिससे मुजीब को मारा गया है। लेकिन इसे सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कुछ और, क्योंकि उस शाम बांग्लादेश के बानी के लिए आंसू बहाने वाले भी बहुत कम थे।